हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमने लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और इनकी आने की गारंटी भी फुल में फुल है। ये बोर्ड एग्जाम में आएंगी ज़रूर, ठीक है। तो आज की हमारी रिएक्शन है वुड्स अपक्रिया और स्मिट अपक्रिया। तो कैसे बना पाएंगे वुड्स और स्मिट अपक्रिया को, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। देख सकते हैं आप, ये है आपकी वुड्स अपक्रिया। तो इस पे करते क्या है हम, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, एल्केन हमें प्राप्त होता है। तो कहा क्या जा रहा है, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड यानी कि RX वाले यौगिक। कौन से यौगिक, RX वाले यौगिक। R यानी कि एल्किल, X क्या है, हैलाइड। हैलाइड यानी कि हैलोजन तत्व। ग्रुप 17 के तत्वों को हम हैलोजन तत्व कहते हैं, जिसपे आपके आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम क्या करेंगे, हैलाइड यानी हैलोजनों की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा भी तत्व हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी एल्किल हैलाइड, अब एल्किल कौन से होते हैं, आपने हैलोजन तो समझ लिया कि हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं। अब एल्किल में कौन से आते हैं, एल्किल में आपका आता है मेथिल समूह, जैसे कि हो गया आपका CH3, ठीक है। और दूसरा आता है आपका एथिल समूह C2H5, या फिर आप प्रोपिल समूह ले सकते हैं, 3 कार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा 7, ये आपका है प्रोपिल समूह, ठीक है। तो आप एल्किल, ये वाले एल्किल समूह, जैसे आपका हो गया एक एल्किल समूह कैसे बनेगा, जैसे आपका मेथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, या फिर प्रोपिल आयोडाइड, ठीक है। इनकी जब हम क्रिया, इन एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम सोडियम धातु से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, उत्प्रेरक है आपका शुष्क ईथर। उत्प्रेरक कौन सा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, रिएक्शन के माध्यम से जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो अब इस पे हमें करना क्या है, हमें लेना है एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, दो भाग लेंगे हम सोडियम धातु को, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है एल्किल हैलाइड, यानी RX वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पे हमने क्या लिया, एक भाग और ले लेंगे, एक भाग हमने ये एल्किल हैलाइड लिया, एक भाग और हम ले लेंगे, इधर हम कर देंगे X को और एल्किल हम कर लेंगे इधर। ये हमने क्यों किया, आगे की रिएक्शन में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, ईथर की उपस्थिति में हमें कराना है। किसकी उपस्थिति में कराना है, ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो बनेगा क्या, ये जो आपके दो एल्किल समूह हैं, ठीक है, ये एल्किल समूह आपस में संयोग कर लेंगे, ये एल्किल समूह आपस में संयोग कर लेंगे। और ये आपका जो सोडियम है, सोडियम और जो हैलोजन के तत्व हैं, ये X और X, ये आपस में संयोग कर लेंगे। तो जो बनेगा वो हमें प्राप्त क्या होगा, एल्केन प्राप्त होगा। कैसे, जैसे आपका ये R क्या है, एल्किल समूह है, तो ये R और R, ठीक है, ये आपस में कर लेंगे रिएक्शन, ये R और ये R, ये आपस में मिला के क्या बना लेंगे, एल्केन, ठीक है। ये आपके बना लिए एल्केन। और जो सोडियम धातु आपका है वो हैलोजनों को लेके चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2NaX, ठीक। इस प्रकार बनेगी आपकी वुड्स अपक्रिया। तो हम क्या करेंगे, जो आपका ये एल्किल समूह है, इसका हमें क्या करना है, हम मेथिल समूह ले लेते हैं। एल्किल में हमने ले लिया है मेथिल समूह CH3। अब क्या करेंगे, अब हैलोजनों में आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए या आयोडीन, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन, तो ये आपका क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। CH3Cl आपको क्या बोलेंगे इसको, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम धातु के 2 भाग के साथ। तो 2 भाग हमने ले लिया है सोडियम धातु, ठीक, 2 भाग हमने ले लिया है सोडियम धातु। और यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले RX लिखा फिर XR, क्यों किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे हम फिर से CH3 लिख देंगे, तो चाहे आप मेथिल क्लोराइड ऐसे कहें चाहे ऐसे कहें, बात वही है, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये आपका ईथर है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो ये मेथिल
ये मेथिल और ये मेथिल मिल के क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, CH3 CH3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया एल्केन। क्या बन गया, ये आपका एल्केन बन चुका है। अब बचा क्या है, ये हमने इसलिए लिखा था ताकि जो सोडियम धातु के साथ क्लोरीन निकले वो आपको आसानी से दिखाई पड़े। ठीक, ये आपका क्या निकलेगा, 2NaCl, 2 भाग सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एल्केन आपका बन चुका है और क्या बनेगा, 2 भाग सोडियम क्लोराइड NaCl के बन जाएंगे। तो हमने किया क्या, हमने मेथिल क्लोराइड के 2 भाग लिए और 2 ही भाग यहाँ पे हमने सोडियम मिलाया है। ठीक, और इसकी क्रिया करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन प्राप्त हुआ और सोडियम क्लोराइड के अणु निकल चुके हैं बाहर। तो ये थी आपकी वुडसप क्रिया। आई होप आपको समझ में आई। अब देखते हैं स्मिट-अप क्रिया कैसे कर पाएंगे। स्मिट-अप क्रिया तो अभी आपने देखा वुडसप क्रिया, अब देखेंगे स्मिट-अप क्रिया। क्या होती है स्मिट-अप क्रिया, कैसे आप स्मिट-अप क्रिया को बना पाएंगे। ठीक है, तो स्मिट-अप क्रिया में हमें करना क्या होता है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, इसके लिए हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं, COOH वाले यौगिक। COOH वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H से कराते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अमोनिया भी कुछ इसी प्रकार का होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, हाँ, आप चाहें तो ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करा दीजिए। ठीक है, तो हो सकता है ये अब क्रिया 10 मिनट में पूरी हो, लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई सा भी उत्प्रेरक लगा देते हैं, उत्प्रेरक के उपस्थिति में कराते हैं रिएक्शन, तो वो रिएक्शन और भी ज़्यादा जल्दी पूर्ण हो जाती है। हो सकता है 2 मिनट में पूरी हो जाए या फिर 3 मिनट में पूरी हो सकती है, तो इसलिए हम उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एमीन प्राप्त होती है। एमीन, ये आपकी जो स्मिट-अप क्रिया है वो प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। आपसे पूछ लिया जाए प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, तो उस पर आप स्मिट-अप क्रिया को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि स्मिट-अप क्रिया हम कैसे बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, एस्टिक अम्ल लेंगे। एस्टिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये आपका क्या है, ये है आपका एसिटिक अम्ल, ये है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक, तो ये हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया। अब इसकी क्रिया करानी है हमें हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H। हमने लिया है एस्टिक अम्ल, अब इसकी क्रिया करा रहे हैं हम हाइड्रोजोइक अम्ल Na3H के साथ। ठीक, किसकी उपस्थिति में कराना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में करानी है, जो कि है कैसा, कंसेंट्रेट, गाढ़ा H2SO4 है। अगर आपका क्या होता, डाइल्यूट होता तो तनु, कम मात्रा वाला H2SO4। तो जब हम एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन हमें कैसे प्राप्त होगी, ये है आपका मेथिल समूह। ये क्या है आपका, मेथिल समूह। तो इसको हम उसी तरह लिख लेते हैं, ये हमें मेथिल समूह प्राप्त हो गया। अब एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, एमीन का फॉर्मूला होता है आपका NH2। अब NH2 हमें कैसे प्राप्त होगा, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो यहाँ पे हमें 2 है ही है। अब नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे 3 है। एक नाइट्रोजन इससे क्या करते हैं, हम उधार ले लेते हैं। जब इससे एक नाइट्रोजन उधार ले लेंगे तो 2 नाइट्रोजन इसके पास बच जाएंगे। तो एक नाइट्रोजन लेने से हमें एमीन की मात्रा बैलेंस हो गई, तो हम क्या लगा लेंगे, मेथिल के साथ एमीन लगा लेंगे, NH2 लगा लिया। ये हमें क्या प्राप्त हो गई, ये हमें मेथिल एमीन प्राप्त हो गई। अब ये हमने क्या किया, नाइट्रोजन इसके पास क्या बचा है, नाइट्रोजन बचा है। एक नाइट्रोजन हमने उधार ले लिया, अब इसके पास कितने नाइट्रोजन बचेंगे, 2 नाइट्रोजन बचेंगे। ठीक है, और क्या बचा, और आपका बचा COO। तो COO से यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें सनसनाहट के साथ निकलेगी। और क्या बचा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी इसमें मुक्त हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या किया, एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई, तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त हुई है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई और नाइट्रोजन मुक्त हो चुका है। तो ये थी आपकी 5 नंबर वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन, आपकी वुड्सअप क्रिया और स्मीटअप क्रिया। आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें।